नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव और आप देख रहे हैं भारत की आवाज। हम रखते हैं आपके सामने देश दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण खबरें गहराई और सटीकता के साथ। आज के शीर्ष और बेहद अहम खबर। ईडी यानी प्रवर्तन निर्देशालय ने बीते 10 सालों में 6,312 मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किए, लेकिन सजा हो पाई मात्र 120 मामलों में। ये खुलासा खुद सरकार ने संसद में किए गए लिखित जवाब में किया है। क्या है चौंकाने वाले आंकड़ों के पीछे की सच्चाई? क्यों क्लोजर रिपोर्ट दर्ज करने के मामले में अचानक बढ़ रहे हैं? क्या वाकई पीएमएलए के प्रावधानों का दुरुपयोग हो रहा है? और क्या राजनीतिक दलों के आरोपों में दम है? इन सभी पहलुओं को हम विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा पेश किए गए सरकारी आंकड़े एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई का वास्तविक असर कितना है। मंत्री के अनुसार जून 2014 से अक्टूबर 2025 तक ईडी ने कुल 6,312 मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किए, लेकिन इस लंबे समय में सिर्फ 120 मामलों में ही दोष सिद्धि हो सकी। यानी आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो हर 52 मामले में एक मामला ही आरोपी को सजा मिल सकी है। सरकार के लिए यह डेटा इसलिए भी कठिन सवाल खड़े करता है क्योंकि ईडी को देश की सबसे सशक्त जांच एजेंसी में गिना जाता है, जिसके पास न सिर्फ आर्थिक अपराधों की जांच का अधिकार है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी सरकार के 2019 के संसाधनों के बाद इसकी शक्तियां और भी बढ़ चुकी हैं। लेकिन जब मामला दोष सिद्धि का आता है तो तस्वीर बिल्कुल उलट दिखती है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ईडी के केसों में 2019 और 2020 के बाद से अचानक तेजी से उछाल आया है। देखिए आंकड़े क्या कहते हैं। 2019 और 20 में 20 से पहले तक हर साल केसों की संख्या लगभग 200 से कम रही, लेकिन 2019 और 20 में यह संख्या अचानक बढ़कर 557 हो गई। 2020-21 में लगभग दोगुनी होकर 996 पहुंच गई और 2021-22 में यह फिर बढ़कर 1,116 हो गई। इसके बाद भले कमी आई, लेकिन यह संख्या कभी भी 700 से नीचे नहीं गई। ये आंकड़े दिखाते हैं कि पिछले 5 वर्षों में ईडी की कार्रवाई में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई, लेकिन इसी के साथ यह भी साफ है कि जितनी तेजी से मामले दर्ज हो रहे हैं, उतनी तेजी से वे न्याय की प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब बात करते हैं उन मामलों की जिन्हें ईडी ने खुद जांच के बाद बंद कर दिया। मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 1 अगस्त 2019 से अब तक ईडी ने 93 मामलों में क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है। यानी जांच के बाद ईडी खुद यह मान गई कि इन मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध साबित नहीं होता। लेकिन यहाँ आपको एक और चौंकाने वाला डेटा बता देते हैं। 2019 से पहले 14 सालों में ईडी ने 1,185 ऐसे मामले बंद किए थे जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग का कोई अपराध ही नहीं था। यानी यह स्थिति कोई नई नहीं है, लेकिन संशोधन के बाद क्लोजर रिपोर्ट की प्रक्रिया और ज्यादा औपचारिक व पारदर्शी हुई है। तृणमूल कांग्रेस सांसद और लोकप्रिय अभिनेता रहे शत्रुघ्न सिन्हा ने लोकसभा में सवाल पूछा था कि 1 जून 2014 से 1 नवंबर 2025 के बीच ईडी ने कितने केस दर्ज किए और कितनों में दोष सिद्धि हुई। इस पर सरकार ने बताया 6,312 केस दर्ज हुए, 120 दोष सिद्ध। इसके अलावा सिन्हा ने यह भी पूछा कि क्या ईडी ने 49 मामलों में क्लोजर रिपोर्ट दर्ज की। सरकार ने पुष्टि किया कि 1 नवंबर 2015 से 30 जून 2025 तक 49 क्लोजर रिपोर्ट दर्ज की गई। मोदी सरकार ने पीएमएलए में कई संशोधन किए जिनसे ईडी की ताकत काफी बढ़ी। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब आरोपी को जमानत पाने के लिए अपनी बेगुनाही साबित करनी होती है। कानून की भाषा में इसे रिवर्स ऑनर्स कहा जाता है, यानी दोषसिद्धि से पहले ही आरोपी पर भारी दायित्व। आलोचकों का कहना है कि यही कारण है कि ईडी की जांच सिर्फ एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल की जा रही है, विशेषकर विपक्षी नेताओं के खिलाफ। इस विवाद को तब हवा और मिल जाती है जब सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में इन संशोधनों को सही ठहराया। हालांकि अब शीर्ष अदालत की 3 जजों
कि बेंच इस फैसले पर पुनर्विचार कर रही है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ईडी जितने ज्यादा मामले दर्ज कर रही है उतने मामले अदालत में टिक नहीं पा रहे हैं। इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सवाल उठाया था कि ईडी द्वारा दर्ज मामलों की संख्या और दोषसिद्धि के बीच भारी अंतर क्यों है। ईडी पर सबसे ज्यादा आरोप राजनीतिक मामलों में लगते हैं। विपक्ष का कहना है कि विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ केस दर्ज होते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, लेकिन अंत में दोषसिद्धि ना के बराबर होता है। आंकड़ों से यह भी संकेत मिलता है कि राजनीतिक प्रोफाइल वाले केसों में भी सजाओं की संख्या बेहद कम है। ईडी का तर्क है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले बेहद जटिल होते हैं, काला धन कई लेयर्स में छिपाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन शामिल होते हैं। प्रिडेक्ट ऑफेंस यानी मूल अपराध अक्सर पुलिस या राज्य एजेंसियों के स्तर पर ही कमजोर साबित हो जाते हैं और जब प्रिडेक्ट केस ही गिर जाता है तो पीएमएलए के तहत केस जारी रखना संभव नहीं रहता। यही वजह बताई जाती है कि क्लोजर रिपोर्ट की बढ़ती संख्या के पीछे कानूनी विशेषज्ञों की राय में पीएमएलए इतना कठोर हो चुका है कि कई मामलों में निर्दोष व्यक्ति भी लंबे समय तक जेल में रहता है, जमानत मिलना मुश्किल होता है और दोषसिद्धि सालों बाद तय हो पाती है। इसके अलावा जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी भी देखी जाती है और अक्सर आलोचना होती रहती है। यह बिल्कुल सही है कि भारत में मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा बहुत बड़ा है। फर्जी कंपनियां, हवाला नेटवर्क, भ्रष्टाचार, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन, ये सब ईडी के लिए चुनौती बनते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतनी शक्तियों और हजारों केसों के बावजूद दोषसिद्धि सिर्फ 120? क्या यह जांच की गुणवत्ता का सवाल है या अदालतों में सबूत पेश करने की प्रक्रिया में कहीं कमी रह जाती है, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग को साबित करना ही उतना कठिन है? इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला। उनका आरोप है ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिशोध के लिए किया जाता है, लेकिन कोर्ट में सच्चाई सामने आते ही केस गिर जाते हैं। वहीं सरकार कहती है ईडी बेखौफ काम कर रही है और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बड़े अपराधों से निपटने के लिए यह एक जरूरी हथियार है। कुल मिलाकर ईडी के आंकड़े कई गंभीर सवाल उठाते हैं। रिकॉर्ड संख्या में केस, बहुत कम दोषसिद्ध, बढ़ती क्लोजर रिपोर्ट, राजनीतिक विवाद और शक्तियों का अत्यधिक विस्तार। इन सब के बीच अब अगली नजर सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच पर है जो पीएमएलए संशोधन को संवैधानिकता पर पुनर्विचार कर रही है और आने वाला फैसला न सिर्फ ईडी की कार्यप्रणाली बल्कि भारतीय राजनीति और न्यायिक ढांचे पर भी बड़ा प्रभाव डालेगी। फिलहाल इस बड़ी खबर में इतना ही। आप जुड़े रहिए यूनाइटेड मीडिया के साथ। हम हर मुद्दे को रखते हैं बिना रंग रोगन के, सच्चाई के साथ। मैं हूं आपका उपेंद्र यादव। नमस्कार, धन्यवाद।